नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई प्रदेश के उन सभी आश्रय गृहों की जांच करेगा जहां यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पिछले 13 महीने में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से 3 लाख गरीब लोगों को हुआ है फायदा। भारतीय स्टेट बैंक के खातों से 30 नवंबर तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर बंद हो जाएगी नेट बैंकिंग की सुविधा। और 20 सालों बाद पटना के मोइनुल-हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का हो रहा है आयोजन। मेजबान बिहार की टीम का मुकाबला सिक्किम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के उन सभी 17 आश्रय गृहों की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी जहां यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की तरह अन्य आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण के मामले में पुलिस जांच पर गहरा असंतोष जताया है। पीठ ने कहा कि बिहार पुलिस इस मामले में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रही है। पीठ ने सीबीआई के वकील को इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करने को कहा। मामले की सुनवाई आज भी होगी। गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 17 आश्रय गृहों में यौन शोषण की बात सामने आई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले 13 महीने में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से 3 लाख गरीब लोगों को फायदा हुआ है। नई दिल्ली में अपनी पुस्तक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट के विमोचन समारोह में श्री जेटली ने कहा कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को धन उपलब्ध कराने के लिए देश को अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए एनडीए सरकार व्यवसाय और गरीब दोनों की ही समर्थक है। श्री जेटली ने कहा कि अगर देश को अगले 1 या 2 दशकों में बाकी दुनिया की तुलना में तेजी से बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा ट्रेजरी में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। श्री मोदी ने कहा कि यह केवल तकनीकी और प्रक्रियागत त्रुटि का मामला है। उन्होंने कहा कि महालेखाकार द्वारा जताई गई आपत्तियों के निराकरण के लिए कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने खाताधारकों से 30 नवंबर तक मोबाइल नंबर लिंक करा लेने को कहा है। बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहक का मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में नेट बैंकिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी। वहीं बैंक ने बड्डी ऐप को भी अपडेट कराने को कहा है। साथ ही पेंशन खाता के लिए 30 नवंबर तक ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा तय की गई है। एसबीआई ने ग्राहकों से 31 दिसंबर तक मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड की जगह ईएमवी चिप वाला एटीएम कार्ड लेने को कहा है। पुराने एटीएम कार्ड इस साल के अंत तक ही मान्य होंगे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बक्सर से वाराणसी के बीच नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इधर पटना के बख्तियारपुर और बाढ़ के बीच नन इंटरलॉकिंग काम के कारण 4 ट्रेनों के परिचालन समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं 7 ट्रेनें नियंत्रित कर चलाई जाएंगी। पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस दोपहर 12:30 बजे की जगह 2 बजे खुलेगी। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा वर्ष 2017 में 9,839 सिपाहियों की हुई भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 235 अभ्यर्थियों की अब तक हुई हैंडराइटिंग जांच में से 229 फर्जी पाए गए हैं। इन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें 26 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के मधुबनी बस स्टैंड स्थित एसबीआई के एक एटीएम से अपराधियों ने पासवर्ड हैक कर 41 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में एटीएम कैश लोड एजेंसी के इंचार्ज के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लूट के दौरान एटीएम में तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया गया। पटना के मोइनुल-हक स्टेडियम में 20 साल बाद आज रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व 1997-98 में बिहार की टीम ने बड़ौदा के खिलाफ मोइनुल-हक स्टेडियम में रणजी मैच खेला था। हालांकि 60 साल पहले 1958 में पटना के गांधी मैदान में पहली बार रणजी मैच का आयोजन किया गया था। आज से शुरू होने वाले 4 दिवसीय मुकाबले में मेजबान बिहार का मुकाबला सिक्किम से होगा। बिहार टीम की कप्तानी बाबुल को सौंपी गई है। टीम के कोच सुब्रतो बनर्जी ने कहा कि बिहार की टीम के हौसले बुलंद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पटना और गया शीर्ष 5 शहरों में शामिल हो गया है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में तीसरे स्थान पर गया जबकि 5वें स्थान पर पटना है।
गया की हवा में धूलकण की औसत मात्रा 149, जबकि पटना में 144 पाई गई है। ये आंकड़ा निर्धारित मानक 40 से 3.5 गुना से अधिक है। प्रदेश में निर्माणाधीन 233 पुलों के निरीक्षण के लिए कल और परसों विशेष अभियान चलाया जायेगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इसके लिए 31 टीमों का गठन किया गया है। रेरा ने पटना स्थित एक निजी निर्माण कंपनी पर 29,44,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बिना निबंधन कराए खगौल के लखनी बिगहा में एक प्रोजेक्ट की शुरूआत कर दी थी और लोगों से बुकिंग के मद में पैसे भी वसूले थे। पटना के शेखपुरा स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से हृदय की बाईपास सर्जरी शुरू होगी। दरभंगा के एक मरीज का पहला ऑपरेशन होगा। अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए मरीजों को मात्र 75,000 रूपये खर्च करने होंगे। प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभागीय मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उपाय सुझाएगी। विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.nic.in से 14 दिसंबर तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 35 जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाये गये हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं कक्षा में पंजीयन कराने वाले छात्रों के लिए फॉर्म का प्रारूप जारी कर दिया है। पंजीयन प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगी। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मौलवी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 85% अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कल से नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। इधर चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सारण जिले के दाऊदपुर नगर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार और एकमा थाने में पदस्थापित दारोगा ललन कुमार सिंह का रिश्वत लिए जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना मुन्ना को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। छपरा जंक्शन से पुलिस ने 50 नरमुंड, विदेशी मुद्रा और विदेशी सिम कार्ड के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया चेक पोस्ट से पुलिस ने 45 कार्टन शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिदुपुर पठान टोला डीह गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 39 कार्टन शराब जब्त की है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की हुई सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों से दुष्कर्म को मामूली पिटाई का केस बना दिया, 24 घंटे में सही धाराओं में केस दर्ज करे बिहार सरकार। प्रभात खबर लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज क्यों नहीं। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से जुड़ी खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है, विपक्ष के हंगामे से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच पारित हुआ जीएसटी संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, हॉकी विश्व कप का ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ रंगारंग आगाज। आज की सुर्खी है, 20 सालों बाद बिहार में रणजी का पहला मुकाबला आज से। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई प्रदेश के उन सभी आश्रय गृहों की जांच करेगा जहां यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पिछले 1.5 महीने में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से 3 लाख गरीब लोगों को हुआ है फायदा। भारतीय स्टेट बैंक के खातों से 30 नवंबर तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर बंद हो जाएगी नेट बैंकिंग की सुविधा। और 20 सालों बाद पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का हो रहा है आयोजन। मेजबान बिहार की टीम का मुकाबला सिक्किम से। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मिजोरम और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज अर्जेंटीना रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी आज पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। भारत के आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस को ले जाने वाले रॉकेट PSLV C-43 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। गोवा में 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज शाम समापन और विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के मुकाबले आज से शुरू। प्रारंभिक मैच में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। मिजोरम और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज सवेरे शुरू हुआ। मिजोरम में मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हो गया और ये शाम 4 बजे तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 40 विधानसभा सदस्यों को चुनने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सत्ताधारी कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 39 और जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के 38 उम्मीदवार हैं। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री ललथनहौला जरकावट और पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथंगा रामहलून के मतदान केंद्रों में अपना वोट डालेंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया है कि 40 केंद्रों पर मतदान की वेबकास्टिंग की जाएगी। आइजॉल से आयरिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मध्य प्रदेश में मतदान 8 बजे शुरू हो गया है और शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। हालांकि बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी VL कांताराव ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगभग 1,80,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 5,04,95,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनाव मैदान में सबसे ज्यादा 1,094 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दलों में भाजपा ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कांग्रेस 229 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने टीकमगढ़ जिले की जतारा सीट शरद यादव की अगुवाई वाले लोकतांत्रिक जनता दल के लिए छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी ने 227 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो समाजवादी पार्टी भी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 208 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरे राज्य में दौरे कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागौर और भरतपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 6 चुनावी रैलियां करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, महेश शर्मा और शिव प्रताप शुक्ला भी आज भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट आज अनेक स्थानों पर चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। दोनों राज्यों राजस्थान और तेलंगाना में मतदान एक ही चरण में 7 दिसंबर को होगा। राजस्थान में विधानसभा की 200 और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। सभी 5 चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती 11 दिसंबर को की जाएगी। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस समिति ने करीब 35 प्रमुख मुद्दों के साथ व्यापक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को सुशासन के साथ किसानों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का आश्वासन दिया है। इसमें वायदा किया गया है कि तेलंगाना राज्य आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को वापस लिया जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र में 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने, 17 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, 2,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षकों के 20,000 पद भरने जैसे वायदे
शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज अर्जेंटीना रवाना होंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री पहले सत्र के दौरान अन्य मुद्दों के साथ साथ आयुष्मान भारत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मुद्रा योजना सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं की चर्चा करेंगे। सामूहिक रूप से G20 दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 85%, दुनिया की आबादी का 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सेदारी है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और ब्रिक्स प्रमुखों से भी मिलेंगे। चीन के साथ पिछले 7 महीनों में ये चौथी द्विपक्षीय बैठक होगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ऐसे परिष्कृत बहुराष्ट्रवाद की आवश्यकता पर बल देगा जो समसामयिक वास्तविकताओं को व्यक्त कर सके और विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक कार्रवाई को कारगर ढंग से मजबूती प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी आज पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम लाहौर से करीब 120 किलोमीटर दूर नारोवाल में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब में गुरदासपुर जिले के मान गांव में पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखी थी। इस गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर भारतीय श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचना आसान हो जाएगा। रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की स्थापना 1522 में की गई थी। माना जाता है कि इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने 18 साल बिताए थे और यहीं उन्होंने देह त्याग किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले वर्ष गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस गलियारे का निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी। करतारपुर गलियारे के लिए भारत सरकार कोष उपलब्ध करा रही है और इसका कार्य एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में किया जाएगा। इस मार्ग से तीर्थयात्रियों को सुगमता और सरलता से आ जा सकने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत के अत्याधुनिक पृथ्वी निगरानी उपग्रह हाइसिस के साथ PSLV C-43 रॉकेट के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सवेरे 5:58 पर शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर इसकी उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विज्ञप्ति के अनुसार प्रक्षेपण कल सवेरे 9:58 पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रॉकेट 8 देशों के अंतरिक्ष संगठनों के 30 सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उपग्रह लेकर जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह हाइसिस रॉकेट PSLV C-43 से छोड़ा जाएगा। श्रीहरिकोटा के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से ये इस वर्ष 6ठा और कुल 68वां लॉन्च मिशन होगा। रॉकेट PSLV हाइसिस उपग्रह को लगभग 637 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा और कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। फिर 30 छोटे उपग्रहों को लगभग 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अलग कक्षा में ले जाने के लिए इसे दोबारा चालू किया जाएगा। इसके बाद एक एक करके सभी उपग्रहों को अलग कर दिया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। 49वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के पास तालेई गांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। फिल्मोत्सव का समापन जर्मन फिल्म सील्ड लिप्स से होगा। 9 दिन चले इस समारोह में 67 देशों की 222 फिल्में प्रदर्शित की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय पैनोरमा खंड में 26 फीचर फिल्में और 21 गैर फीचर फिल्में दिखाई गई।
इसका समापन जर्मन फिल्म सील्ड लिप्स से होगा। जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान को सिनेमा में उनके लाइफ टाइम योगदान के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। 9 दिन चले इस समारोह में 67 देशों की 222 फिल्में प्रदर्शित की गयी। महोत्सव में इस वर्ष इजरायल को विशेष देश और झारखंड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब इस महोत्सव में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इजरायल के जाने माने निर्माता डॉन वुलमैन को उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अशोक शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोवा। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत सिद्धार्थो रेजा सूर्यादिपुरो ने कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी से राजभवन में मुलाकात की। वह इंडोनेशिया भारत व्यापार मंच और प्रदर्शनी के सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप की यात्रा पर हैं। श्री सूर्यादिपुरो ने पोर्ट ब्लेयर और इंडोनेशिया के बीच हवाई संपर्क, तटवर्ती समुद्री यात्राओं को इंडोनेशिया के उत्तरी बंदरगाहों की योजना में शामिल करने और मिडोज बंदरगाह को सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में अधिसूचित कर व्यापार को बढ़ावा देने में गहरी रुचि दिखाई। रेलवे बोर्ड ने तमिलनाडु में चक्रवात प्रभावित जिलों में राहत सामग्री पर माल भाड़े से छूट देने के आदेश जारी किए हैं। कल जारी आदेश के अनुसार देश के किसी भी भाग से यात्री गाड़ियों के पार्सल डिब्बों और मालगाड़ियों में भेजी जाने वाली राहत सामग्री पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 14वां हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट में मैच आज से शुरू होंगे। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में बेल्जियम का सामना कनाडा से होगा। ये मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद चंद्रिका। आगामी सार्क सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के पाकिस्तानी विदेश विभाग के फैसले को आज कई अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। दैनिक जागरण को लगता है चालबाज पाकिस्तान ने खेला सार्क का कार्ड। अमर उजाला का मानना है कि पाकिस्तान के निमंत्रण के दांव को भारत ने तरजीह नहीं दी, जबकि राजस्थान पत्रिका ने इसे करतारपुर गलियारे से जगी आशाओं के बाद संबंध सुधारने की दिशा में पहल बताया है। कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर मध्य प्रदेश और मिजोरम में आज होने वाले मतदान के लिए चुनाव अधिकारियों और ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों तक ले जाने की खबर चित्र सहित दी गई है। संसदीय समिति के समक्ष तीसरी बार रिजर्व बैंक के गवर्नर के पेश होने को राजस्थान पत्रिका ने अहमियत दी है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, उर्जित का आरबीआई की स्वायत्तता पर जोर, केंद्र पर निशाना नहीं। जबकि वीर अर्जुन के शब्द हैं, आरबीआई गवर्नर ने किया सरकार का बचाव। राष्ट्रीय सहारा ने उर्जित पटेल के इस विश्वास को विस्तार से दिया है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दैनिक भास्कर ने 7 सप्ताह में कच्चे तेल के दामों में 30% कमी और पेट्रोल के दाम 11.8% घटने की खबर आंकड़ों के साथ समझाते हुए दी है। अखबार लिखता है, मांग से ज्यादा आपूर्ति होने के कारण दाम गिरे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर दैनिक भास्कर में है। दैनिक जागरण ने भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के रंगारंग शुभारंभ का समाचार रंगीन चित्र सहित दिया है। पार्श्व गायन से जुड़े और 20,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज देने वाले सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज का निधन होने की खबर नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर और दैनिक ट्रिब्यून के मुखपृष्ठ पर है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में शीतलहर, लिखता है देश बंधु। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मिजोरम और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज अर्जेंटीना रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी आज पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। भारत के आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस को ले जाने वाले रॉकेट PSLV C-43 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।